चलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डाइजेशन का। जो हमारा डाइजेशन के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, और कई सारे लेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और पहले हमने बात किया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, फिर हमने बात किया हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और उसके बाद फिर उसके बाद हमने बात किया तमाम ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, और उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हमने बात किया था। ठीक है। और अभी हम बात करने वाले हैं, अभी जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, याद रखना। ये आज हम अभी हम जो बात करने वाले हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल, उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल के लिए हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो हम समझेंगे, और बेसिक के लिए हमें थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड यहां पर ले लेता हूं, और उसमें हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात हम जब करते हैं तो आप लोग हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़कर आए हैं, तो हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली दो कंटेंट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एक डायग्राम में बनाने जा रहा हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली दो कंटेंट से मिलकर बना होता है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर पर जाओगे, अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर पर जाओगे, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर पर आपको दिखाई देगा लिपिड बाइलेयर। देखेंगे, मैं डायग्राम बना रहा हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर पर आपको आपको लिपिड बाइलेयर दिखाई देगा। और, और उसके अलावा एक्सटर्नल साइड पर कुछ एक प्रोटीन है जो एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड में ये खास तरह की प्रोटीन है जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती है। ठीक है। और उसके अलावा पूरा लिपिड बाइलेयर को पियर्स करने वाला, उसको पार करने वाला कुछ खास तरह का प्रोटीन होता है, जिसे इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से हम जानते हैं, याद रखना, इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से। ये डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है। और इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन के बाद फिर क्या होगा, फिर वही लिपिड बाइलेयर होगा। तो लिपिड बाइलेयर के बारे में यहाँ हमें बहुत ज्यादा स्टडी करने का जरूरत नहीं है, बट यहाँ हमें किसके बारे में स्टडी करना है, इस बात को अच्छी अच्छी तरह से याद रखेंगे। यहाँ हमें ज्यादा स्टडी जो करना है वो किसके बारे में करना है, इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में हमें यहाँ स्टडी करना है। तो याद रखना, पूरा लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने वाला जो प्रोटीन है, अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने वाला जो प्रोटीन है ये क्या कहलाता है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है। तो हमें एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा सा जरूरत है इन इंट्रिंसिक प्रोटीन का, यहाँ पर हमें थोड़ा सा जरूरत है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, कितना होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का जो बेसिक मैकेनिज्म है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये पहला डायग्राम जिसमें हमने बनाया इंट्रिंसिक प्रोटीन को, फिर हम यहां से आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसको मैं यहाँ क्लियर करता हूं, और इसको मैं क्लियर करता हूं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए अब उसके बाद थोड़ा सा हम बात करें टाइप ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में, यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस करें, उसके बारे में भी हमें बात करना है। देखो, इंट्रिंसिक प्रोटीन की हम बात करें, इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहां जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, तो याद रखना टाइप ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। तो यहां हम लोग जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, तो देखो दो तरह का इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। देखो, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन वो है जिस पर गेट पाए जाते हैं, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का व्यवस्था होता है। जैसे ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो अभी हम लोग डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो देखो इसके दोनों साइड में इस तरह के गेट पाए जाते हैं, जिनके द्वारा
इसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉसिबल होता है। एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रोटीन है जिसके दोनों साइड पर गेट है, और दूसरा ऐसा इंट्रिंसिक प्रोटीन है जिसके किसी भी साइड पर गेट नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। जैसे ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, बट इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? तो याद रखना, ये जो इस तरह का इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसे हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? ये चैनल प्रोटीन कहलाता है। इस बात को याद रखना। क्या कहलाता है? ये चैनल प्रोटीन कहलाता है। ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है, ये गेटेड, ये जो है ये क्या कहलाता है? सॉरी सॉरी बेटा, ये चैनल प्रोटीन नहीं, ये कैरियर प्रोटीन कहलाता है। याद रखना, ये वाला कैरियर प्रोटीन कहलाता है। वेरी सॉरी। और ये गेटेड या चैनल प्रोटीन कहलाता है। बस इतनी सी बात यहां पर याद रखना है, गेटेड या चैनल प्रोटीन कहलाता है। तो दो तरह का इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब देखो एक बात यहां पे और समझ लो। अभी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को केवल कैरियर प्रोटीन का जरूरत होता है। अभी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसको केवल कैरियर प्रोटीन का जरूरत होता है, उसके अलावा किसी का जरूरत नहीं होता। लेकिन जब हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए चैनल प्रोटीन की भी जरूरत होती है, गेटेड प्रोटीन का भी जरूरत होता है, और कैरियर प्रोटीन का भी जरूरत होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। इस बात को दिमाग में सेट करके चलना है कि अगर आप बात कर रहे हो, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके लिए इसका भी जरूरत है और इसका भी जरूरत है। लेकिन अगर आप बात करते हो किसके बारे में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, उस सबको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए केवल केवल जो है कैरियर प्रोटीन का जरूरत है। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से सेट करके रखना है। गॉट इट माय पॉइंट? बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा। और अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन के लिए ना तो कैरियर प्रोटीन का जरूरत है और ना ही चैनल प्रोटीन का जरूरत है। दोनों में से किसी का भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर आप बात करते हो सिंपल डिफ्यूजन की, तो वो कहां से हो जाता है? वो लिपिड बाइलेयर से हो जाता है, और उसको ना कैरियर प्रोटीन का जरूरत है और ना ही उसे दूसरे प्रोटीन का जरूरत है। गॉट इट माय पॉइंट? एक दो और चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए, जिनको हम डिस्कस करते हैं। एक दो पॉइंट यहां पर और भी है। ठीक है। तो चलो हम आगे बात करते हैं। हाँ, अब आ जाओ। एक बात यहां पे और समझना है। देखो एक टर्म आता है जब आप बात करते हो एब्जॉर्प्शन की, तो एक टर्म बार बार आता है। कौन सा टर्म आता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उसका मतलब हम समझ लें। जैसे कि मान लो ये दो सेल है, एक सेल ये है और ये उसके कांटेक्ट वाला दूसरा सेल है। ठीक है। थोड़ा देर के लिए हमने माना ये ए सेल है और ये बी सेल है। सेल है या स्ट्रक्चर है या ऐसा मिलता जुलता कुछ भी है, तो ये ए सेल है और ये बी सेल है। गॉट इट माय पॉइंट? तो अब जरा ध्यान से देखो। मान लो कि ए सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बी सेल का कंसंट्रेशन कम है। ए सेल का जो कंसंट्रेशन है ये हाई है, याद रखना, और बी सेल का कंसंट्रेशन कैसा है? लो है। तो याद रखना, नेचर का नियम है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, अच्छी तरह से याद रखना, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो इस बात को याद रखना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, मतलब इस डायग्राम में ए से बी की ओर जाना। मेरी बात समझ रहे हो ना आप सभी लोग? ए से बी की ओर जाना अकॉर्डिंग टू नेचुरल फिनोमिना, एंड दिस इज कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है, ये याद रखना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे।
क्या अकॉर्डिंग है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड में जाना, दिस इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। गॉट इट माई पॉइंट? अब एक दूसरी बात यहां पर याद रखेंगे, ठीक है? एक दूसरी बात यहां पे याद रखना है। दूसरी बात यहां पे क्या याद रखना है कि लेकिन अगर इसके अपोजिट जाता है, अपोजिट जाने का मतलब क्या है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट है। अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड में जाता है तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर ये अपोजिट होता है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग के अपोजिट है। और इसके अपोजिट है तो यहां पर एटीपी खर्च करना पड़ेगा। यहां पर एटीपी खर्च होगा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। यहां पर एटीपी खर्च होगा, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करेंगे। गॉट इट माई पॉइंट? अब यहां पे एक बात और अच्छी तरह से याद रख लो। देखो, एक बात यहां पे समझ लो, तो यहां पर एटीपी जब खर्च होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? और अगर एटीपी खर्च नहीं होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। गॉट इट माई पॉइंट? तो ये फंडामेंटल बात है, यहां पर आपको याद रखना है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह से ये बात आपको समझना है और उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे। और चलिए, अब एक दो बातें। तो देखो, यहां पर कुल मिलाकर दो तरह का ट्रांसपोर्ट आपके सामने आता है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब यहां पर एक दो बातें आपको याद रखना है। दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम फिर से कैटेगराइज करेंगे, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे? देखो, एक तो सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका दो कैटेगरी यहां पर हो जाएगा। इस बात को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा कैटेगरी क्या होगा? दूसरा कैटेगरी हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये दो कैटेगरी यहां पर हो जाएगा। और तीसरा कैटेगरी ये है ही एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब देखो जरा इसका अंतर समझो। अगर मैं सिंपल डिफ्यूजन की बात करूं तो सिंपल डिफ्यूजन के लिए, अगर मैं सिंपल डिफ्यूजन की बात करता हूं तो सिंपल डिफ्यूजन के लिए हमें कैसे भी इंट्रिंसिक प्रोटीन का जरूरत नहीं है। और उसका जो भी आदान प्रदान होना है वो कहां से होना है? बेसिकली लिपिड बाइलेयर के बीच में से होना है। Could you follow my point? अगर मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूं, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल इसका फ्रक्टोज। तो इसमें जो डिफ्यूजन होना है वो कहां से होना है? उसमें दोनों तरह के चैनल का इस्तेमाल होना है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। दोनों चैनल मतलब दोनों तरह के, सॉरी, इंट्रिंसिक प्रोटीन का इस्तेमाल होना है। मतलब ये चैनल प्रोटीन का भी इस्तेमाल होना है और जो है ये कैरियर प्रोटीन का भी इसमें इस्तेमाल होना है। अच्छा, ये कैरियर प्रोटीन का भी यहाँ पर इस्तेमाल होना है। मतलब दोनों तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल होना है। लेकिन अगर आप एक्टिव की बात करते हो तो एक्टिव में केवल कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल होना है। गॉट इट माय पॉइंट? इसमें केवल कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल होना है। बात समझ में आ गई? तो ये कुल मिलाकर इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात मैं यहां और बता दूं, इस चैप्टर को एनसीईआरटी में कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का है। और जिस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आए हैं तो उसमें भी किसी तरह का कंफ्यूजन आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग जाके एक्सप्लेन कर रहा हूं। एनसीईआरटी ने कैसा एक्सप्लेन किया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे समझ में आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो फंडामेंटल समझना था उनको हमने समझ लिया है। अब हम कुछ एक डायग्राम के बारे में बात कर लें, कुछ एक डायग्राम हम समझ लें और उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, कुछ एक डायग्राम है जो मुझे आपको बताने हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो मैं उसको शेयर कर देता हूं और फिर मैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
गॉट इट माय पॉइंट? मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा ये सारी बात। तो अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये एनसीईआरटी का याद रखना, एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 264 265 पर है। एनसीईआरटी 11th चैप्टर 16 में 264 265 पर है। ठीक है, कुछ एक डायग्राम हम देख लें। अभी जैसे हमने बात किया, ये डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है और बेहतर ढंग से ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में वही सब है जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वही सब इस डायग्राम में है। आप देखेंगे ये लिपिड बाइलेयर है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। फिर अगले डायग्राम में हम जाएंगे तो ये दोनों को ये गेटेड चैनल और ये कैरियर प्रोटीन दोनों को हमने अलग अलग बनाया। फिर थोड़ा और आगे हम जाकर देखेंगे तो हमने बात किया टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, गेटेड प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, वही सब हमने डिस्कस किया है, उसके बारे में हमने बात किया है। और यहाँ पर देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने बनाया। ये क्या हुआ, ये हुआ लिपिड बाइलेयर, ये गेटेड और चैनल प्रोटीन, ये फिर जो लिपिड बाइलेयर और फिर ये कैरियर प्रोटीन, यही सब अभी हम लोग डिस्कस करते आए हैं। और फिर उसके बाद हमने बात किया है ट्रांसपोर्ट के बारे में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी खर्च होती है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और खर्च नहीं होती तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर यहाँ पर हमने जो बात किया है लो से हाई, हाई से लो मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, और लो से हाई क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर हमने बात किया है टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट का, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड। सिंपल में किसी प्रोटीन चैनल का इस्तेमाल नहीं होता, फैसिलिटेड में बॉडी गेटेड एंड कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पर सीधा सीधा मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो याद रखना मैकेनिज्म ऑफ सिंपल डिफ्यूजन से किस किस का, देखो ये लिपिड बाइलेयर है, उसके बीच से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसका हो रहा है, फैटी एसिड का हो रहा है, ग्लिसरॉल का हो रहा है, क्लोराइड का हो रहा है। ये जो चीज है ये एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसको मैंने मॉडिफाई किया है, रिसर्च किया है, फिर मॉडिफाई किया है, और वो मॉडिफाई करना जरूरी है। इसको आप पेज नंबर 264 265 में एनसीईआरटी पर पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, फिर अगले पेज पर हम आते हैं। तो ये देखो, ये हमने बात किया मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इससे किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। और ये देखो चैनल प्रोटीन का भी इस्तेमाल हो रहा है और कैरियर प्रोटीन का भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और फैसिलिटेटेड का याद रखना फ्रक्टोज। ठीक है, फिर ये हमने बात किया मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो केवल इसमें कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल हो रहा है, और इससे किसका होगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज अमीनो एसिड कपल्ड विद सोडियम। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात किया एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। और फिर इन सारी बातों को हमने एक साथ रखा है, जो बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, बट इन सभी बातों को यहाँ पर हमने एक साथ रखा है। और फिर ये पूरा चैप्टर का समरी है, इसमें जितना जो कुछ हम पढ़े, ये एक अकेला पेज है जो पूरे एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म को क्लियर कर देता है। तो इस पेज को पढ़ने, इस पेज को, ये पेज आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और पूरे चैप्टर का ये समरी है। अगर इसको आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, सारा मैटर आपके दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पर देखो, फिर एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी में केवल ड्रग्स का होता है, स्टोमक में वाटर, अल्कोहल और फॉर्मूला, और जो है सिंपल शुगर, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बॉच। स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी चीजों का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये रहेगा वाटर, मिनरल एंड ड्रग। ठीक है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डिटेल में जाके देखा है, ड्यूडेनम में सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। यहाँ किसका होता है, आयरन का होता है। जेजुनम में लगभग सभी कंटेंट का होता है, तो कुछ भी याद नहीं करना है आपको, ड्यूडेनम याद करना है, इलियम याद करना है। इलियम में विटामिन B12 और वाइल सॉल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमने पढ़ा उसका ये समरी है, इन सबको हमने एक साथ रखा है, और ये पेज भी आपको उस पेज के साथ मिलाकर ये पूरे इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। तो ये 2 पेज पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर ये एनसीईआरटी का लाइन, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन है ये, और एनसीईआरटी का पेज है, आप चाहें तो एनसीईआरटी पर जो देख सकते हैं, जो कुछ हमने पढ़ा है उसका ये समरी है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन भी है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के, जो आए हुए क्वेश्चन, जैसे वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन, ये यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसलिए मैंने दिए हैं ताकि आप समझ सकें कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सारा मैटर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है। गॉट इट माय पॉइंट, ये सारा मैटर आपको मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आप करेंगे, और अगले क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये
ये कौन सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने बात किया है किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, और कल हम लोग बात करेंगे इसका अगला टॉपिक, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अगला टॉपिक इसका हम लेंगे जो क्या है, रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, ये डिसऑर्डर एसोसिएटेड टू डाइजेशन। और अब आगे लगातार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलने हैं, तो क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। ठीक, तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, और नीट बायोलॉजी का ये कोर्स हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र, और निश्चित रूप से ही हम करेंगे। और बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेहतर ढंग से हम एक्सप्लेन करेंगे और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।